तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग फिर से जावा की नई कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आ चुके हैं बच्चों इस बार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस प्रीवियस ईयर वाला जो पार्ट है बच्चों को दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड देन सेकेंड पार्ट में हमारे कोडिंग्स वाले बेसिक सारे क्वेश्चंस होंगे, जो कि कोडिंग वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं, बड़े वाले लॉन्ग टाइप में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सेकंड वाले पार्ट में आएंगे। फर्स्ट पार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरी वाले हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे बच्चों वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम वीडियो लेके आए थ्योरी वाला पार्ट के लिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेके आएंगे वो होगा प्योर कोडिंग वाला पार्ट, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग वाले जितने कॉन्सेप्ट है उस पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये बाय द वे 2019 का पेपर है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नेम एनी टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बच्चों अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ढेर सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इनकैप्सुलेशन और भी होते हैं बच्चों। और कौन कौन से होते हैं जरा बताइए तो मुझे, और कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक, और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट बेसिक ये 5 होते हैं। ठीक है, तो आपको एनी 2 लिखना है तो आप किसी भी इन 5 में से कोई भी 2 कॉन्सेप्ट्स को लिख सकते हैं और उनके बारे में बेसिक डेफिनेशन आप दे दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, नेम से बताना है तो किसी भी 2 का आपको नेम दे देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन अ यूनरी एंड अ बाइनरी ऑपरेटर। तो बच्चों अगर आपने यूनरी, जब मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था तो अगर आपको याद हो तो मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए एकदम नेम से हमें पता चल जाता है यूनरी और बाइनरी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है बच्चों कि जो यूनरी होता है, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी और कुछ नहीं, यूनरी ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। और दूसरा आपको ये उसका एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे कि -5, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम बात कर ले, अगर हम बात कर ले अपने किसकी, एक यूनरी था, अच्छा बाइनरी, एक बाइनरी ऑपरेटर। अगर हम बात कर ले बच्चों बाइनरी की, तो देखिए बाइनरी इसके नेम से ही पता चल जाता है, इसमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड यूज होगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक एक्सप्रेशन दे दीजिए, a = 5 + 4। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने 2 ऑपरेंड का इस्तेमाल किया है ना, यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेंड का इस्तेमाल किया है 5 और 4। ठीक, तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेटर हो गया और ये मेरा यूनरी हो गया। ये 2 एग्जांपल दे दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, सॉरी नेक्स्ट वाले से भी। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कीवर्ड व्हिच इंडिकेट दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, जिसने मेन मेथड भी अच्छे से पढ़ा होगा वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, जिसने मेन मेथड भी अच्छे से पढ़ा होगा वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा मेन लिखते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर मैं मेन मेथड लिखूं बच्चों तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक, फिर लिखते हैं बच्चों स्टैटिक, फिर लिखते हैं वॉइड, फिर लिखते हैं मेन और स्ट्रिंग args, ये लिखते हैं बच्चों, सॉरी, और इसके बाद मेरे मेन का कोड। तो बच्चों आप एक बात बताइए, जब आपने मेन मेथड के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्या करता था,
एक ये और एक ये और एक ये 3 चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बताया जाता है कि तीनों की अलग अलग कुछ मीनिंग है, तो ही हम इसको मेन मेथड में लिखते हैं। ठीक है, हमें ये पता है ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये स्टैटिक कीवर्ड होता है। ये क्या था बच्चों, ये क्यों लिखते थे आपको याद है? वॉइड हम लोग क्यों लिखते थे? वॉइड हम लोग उन्हीं फंक्शन के आगे लिखते थे जो फंक्शन हमें नो रिटर्न टाइप होते थे, मतलब हमें कुछ रिटर्न नहीं करते थे, नो रिटर्न टाइप। ठीक, ये मेरा वॉइड एक्चुअली में है क्या? कीवर्ड ही तो है, कीवर्ड ही तो है मेरा वॉइड। तो जब भी कोई भी फंक्शन, जब भी कोई भी मेथड हमें नो रिटर्न टाइप होता है, मतलब हमें कुछ वापस में रिटर्न नहीं करता है, तो हम उसके आगे लगाते हैं वॉइड, और यही मेरा वो कीवर्ड है जो हमें आंसर में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था नेम द कीवर्ड व्हिच इंडिकेट दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। तो मेरा ये हो जाएगा बच्चों वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। मेक द वेरिएबल एज ए क्लास वेरिएबल। ओके, तो हमने ये भी पढ़ा है कैसे। चलिए हम एक क्लास बना लेते हैं चलो बच्चों, और एक चीज दिखाते हैं आपको। सपोज कर लीजिए हमने एक क्लास बनाई है, सॉरी हमने एक क्लास बनाई है, क्लास एबीसी। एबीसी, अब इस क्लास के अंदर हम मेथड तो बना लेते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर मेथड बना लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इस क्लास का वेरिएबल बना लेते हैं, मान लेते हैं इंट ए। अब इसके बाद यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक, सीधे इसको इरेज कर देते हैं जरा, सीधे लिखते हैं वॉइड में। समझ लीजिए बच्चों कि ये मेरा मेन मेथड है, ये मेरा हो गया वॉइड में। सपोज कर लीजिए दिस इज आवर मेन मेथड, हम बस समझा रहे हैं बच्चों। ओके, देखिए जब मुझे इस वेरिएबल को, जब क्लास वेरिएबल बनाना पड़ता है, क्लास वेरिएबल बनाना पड़ता है, क्लास वेरिएबल बनाना पड़ता है, तो मैं इसके आगे लिखता हूं क्या? स्टैटिक। जब भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करने से पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, तो वो वेरिएबल मेरा क्लास वेरिएबल बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम किसी भी मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते तो वो मेथड मेरा एक क्लास मेथड बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा स्टैटिक। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेक द वेरिएबल एज ए क्लास वेरिएबल। ये आंसर हो जाएगा आपका बच्चों स्टैटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मेमोरी कैपेसिटी और स्टोरेज साइज ऑफ शॉर्ट एंड फ्लोट। हमें ये तो पता है कि शॉर्ट डेटा टाइप का होता है 2 बाइट और फ्लोट डेटा टाइप का होता है आपका 4 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सिंपल सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग टोकन्स। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहला कौन सा टोकन है? पब्लिक। तो अगर आपको पता होगा ये पब्लिक, इसको बोलते तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ये एक्चुअली में है क्या? है क्या ये एक्चुअली में? ये है बच्चों कीवर्ड। क्या है बच्चों? कीवर्ड। क्या है? कीवर्ड। क्यों कीवर्ड है? क्योंकि आप पब्लिक नाम से कुछ और नहीं बना सकते। पब्लिक नाम से आप कुछ और नहीं बना सकते। अगर आप जरा देखिए इस बात को कि क्या हम पब्लिक नाम से वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं किसी और चीज के लिए। यही था कीवर्ड का डेफिनेशन। तो देखिए हम पब्लिक नाम से कुछ और डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो पब्लिक मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है, जो एज एक्सेस स्पेसिफायर वर्क करता है। समझ में आ गया ये बात? ओके, तो मेरा इसका आंसर होगा कीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बच्चों। हमारा ए। अब बताइए बच्चों ए यहाँ पे क्या है? क्या है बताइए? अच्छा भाई जब ये कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर। अब बोलोगे कैरेक्टर है, बिल्कुल कैरेक्टर है। क्यों कैरेक्टर है? क्योंकि ये सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा गया, तो ये एज ए कैरेक्टर ट्रीट होगा। लेकिन ये एक्चुअली में ये एक वैल्यू है। एक वैल्यू है किसकी? कैरेक्टर डेटा टाइप वाले वेरिएबल की कैरेक्टर
डेटा टाइप वाले वेरिएबल की एक वैल्यू है, कैरेक्टर डेटा टाइप वाले वेरिएबल की एक वैल्यू है। तो अगर आपको याद होगा बच्चों, अगर आपको याद होगा तो अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसमें वैल्यू डाल दी 5, ठीक, तो मैं इसको वैल्यू ना बोल के मैं इसको बोलता था लिटरल्स। मैं इसको क्या बोलता था बच्चों? लिटरल्स, ठीक। यहाँ पे एज ए वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स, ठीक है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कैर ए बनाऊं, कैर सॉरी ए नहीं सी एच बना लेते हैं, कैर सी एच, और उसमें वैल्यू डाल दूं ए, तो ये मेरा ए एज ए वैल्यू जा तो रहा है, बट मैं उसको बोलूंगा क्या? अभी भी मैं उसको बोलूंगा लिटरल। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो यहाँ पे ए मेरा क्या है? लिटरल। ओके, वापस इस पे आते हैं। मेरा ए क्या है बच्चों? यहाँ पे मेरा ए लिटरल है, ठीक। देखिए गलत मत लिखिएगा बच्चों। ओके, अब ये आता है मेरा नेक्स्ट। ये क्या है? हम तो जानते हैं भाई इसको, तो ये हम इक्वल टू चेक करने के लिए करते थे, याद है? हम लोग ने बहुत इफ कंडीशंस के अंदर ये डाला, इफ ए इक्वल टू बी, कि जब ए बराबर हो बी तब ये काम कर देना, ठीक है। तो क्या हम इसको कंडीशन बोल दें या फिर चेक करने वाला बोल दे? बताइए बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? ये है क्या? बताइए। ये है बच्चों एक ऑपरेटर। क्या है बच्चों? एक ऑपरेटर। क्या है बच्चों? एक ऑपरेटर, ठीक। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक ऑपरेटर। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या है? ये क्या है? इसको तो बहुत यूज करते हैं भाई हम लोग, ऐसे करके हर मेन मेथड के अंदर, क्लास के अंदर। ये क्या है बच्चों? ये है सेपरेटर। एंगुलर ब्रैकेट मत लिखना या फिर ब्रैकेट लिख के मत आ जाना, सेपरेटर। ये क्या है बच्चों? सेपरेटर है, ठीक है। ठीक, तो ये मेरे 4 क्वेश्चंस थे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इफ, एल्स इफ एंड स्विच केस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। आपको डिफरेंशिएट करना है इफ, एल्स इफ के बीच में और स्विच केस के बीच में। जरा सोच के देखिए क्या हो सकते हैं डिफरेंस, और अगर कोई डिफरेंस नहीं भी समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा आपको, तो मैं अब ट्रिक बता देता हूँ बच्चों। जितने भी डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको उसमें कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम करिएगा, दोनों के एक एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। दोनों के एक एक एग्जाम्पल, डिफरेंस में एक एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक। तो आपको एटलीस्ट 1 नंबर तो पक्का मिल जाएगा उस एग्जाम्पल का, ठीक है। तो चलिए, अब हमें तो पता है, तो हम तो लिखेंगे भी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक। बट ये जरूर काम करिएगा, दोनों के लिए एग्जांपल दीजिएगा, ताकि आप एकदम क्लियरली अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं इफ एल्स और स्विच केस की। तो बच्चों अगर आपको याद होगा, जब मैंने इफ एल्स और स्विच केस पढ़ाया था, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इफ एल्स का एक एग्जांपल लेते हैं। कंडीशन ये है कि यहां पे लिख देते हैं if a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया, ठीक। ये लॉजिक सबने लगाया होगा अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में या फिर प्रोग्रामिंग सेशंस में, जिसने भी जावा प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी या फिर जिसने कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, ठीक। और एल्स इफ एक कंडीशन डाल देते हैं कि इफ a मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ये कंडीशन डाल दी। अच्छा, हम इफ के अंदर और भी क्या क्या डाल सकते हैं? हम इफ के अंदर ये भी डाल सकते हैं, वैल्यू भी डाल सकते हैं 5, ठीक। और भी क्या डाल सकते हैं? हम कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, a, इफ a इक्वल टू b, ये भी डाल सकते हैं, ये भी चल जाएगा, ठीक। तो एक बात जरूर नोटिस करिए बच्चों, हम इफ के अंदर यहाँ पे क्या डाला? हमने कैरेक्टर डाला, यहाँ पे इंटीजर डाला, इंटीजर पुट किया, यहाँ पे बुलियन टाइप वैल्यू पुट की, यहाँ पे बुलियन टाइप वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी बुलियन टाइप वैल्यू पुट की, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है बच्चों, हम लोग चाहे तो हम लोग इफ के अंदर डबल वाली वैल्यू जैसे 2.6, 7, 8, 9 ऐसी टाइप की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं दूसरी वैल्यू से, ठीक। मतलब कि इफ के अंदर डबल वाली वैल्यू भी चेक कर सकते हो,
ठीक है। इफ के अंदर आप इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, डबल, फ्लोट सब चेक कर सकते हो, ओके। बट स्विच केस की जहां हम बात करें, स्विच केस में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू ही चेक कर सकते हो। मतलब कि इस वाले पार्ट को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और इस बात को समझिएगा कि अगर मैं स्विच लिखता हूं तो उसके अंदर या तो मैं कैरेक्टर डाल सकता हूं चेक करने के लिए, या तो इंटीजर डाल सकता हूं, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए स्विच केस का, वो या तो कैरेक्टर यूज करेगा चेक करने के लिए कंडीशन, या तो इंटीजर यूज करेगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इट इवैल्यूएट इंटीजर, कैरेक्टर, पॉइंटर्स और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स और बुलियन टाइप वैल्यूज। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझते हैं। Which statement will be not execute depend upon the output of the expression inside the if statement। अब इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों? इस लाइन का बहुत आसान मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि if के अंदर जो भी कंडीशंस होती हैं, if के अंदर जो भी कंडीशंस होती हैं वो एक्सप्रेशन की आउटपुट पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन इसके आउटपुट के बेसिस पे इफ वर्क करता है, ये तो आपको पता होगा। इसके आउटपुट के बेसिस पे इफ वर्क करता है। बट स्विच केस में देखिए, which statement will be executed is decided by the user। मतलब क्या कि जो यूजर वैल्यू देता है वो डायरेक्टली स्विच केस के अंदर चेक की जाती है। अगर आपने स्विच केस से बच्चों प्रोग्राम बनाया होगा तो आपको याद होगा, स्विच केस से अगर हम मान लीजिए डेज वाला प्रोग्राम बनाए तो अगर यूजर हम यहाँ पे x लिखते थे और उसके बाद केस डालते थे, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं बच्चों। केस डालते थे, यहाँ पे केस 1 का प्रोग्राम लिखते थे, फिर केस 2 का प्रोग्राम लिखते थे। तो यहाँ पे जो x वैल्यू यूजर देता था बच्चों वो डायरेक्टली चेक होती थी और उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिल जाता था। यही होता था ना स्विच केस में, हम तो यही देखे हैं और ऐसा ही होता है। बट इफ एल्स कंडीशन में यूजर जो वैल्यू दिया वो पहले एक्सप्रेशन के अंदर चेक होती थी और अगर एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता था तो ही मेरा इफ वाला पार्ट चलता था, अदरवाइज नहीं चलता था। सेम एल्स इफ वाला पार्ट भी, अगर मेरा एक्सप्रेशन इसके अंदर जो ट्रू रहता है, एक्सप्रेशन अगर मेरा ट्रू रहता है तभी ये वर्क करता है, ठीक। तो मेरा सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा बच्चों कि इफ एल्स इफ में जब एक्सप्रेशन वाला पार्ट ट्रू रहता है तभी इफ एल्स वर्क करता है, इफ एल्स इफ वर्क करता है। बट स्विच केस में जो यूजर वैल्यू देता है उसके बेसिस पे हमको आउटपुट मिलता है, ना कि एक्सप्रेशन के बेसिस पे आउटपुट मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये आपको बहुत ऐसे ही आप लिख सकते हैं, मैंने दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बच्चों, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। क्या है आउटपुट? कोड क्या है मेरा? कोड है स्ट्रिंग p, ओके। p में वैल्यू डाल दिया है 20, q में वैल्यू डाल दिया है 19। ये अभी है स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है बच्चों, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, int a is equals to int dot parse int p। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि आप मेरी स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है ना, इसमें जो मेरी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है जो, उसको आप कन्वर्ट कर दो इंटीजर टाइप वैल्यू में। मतलब कि अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 स्ट्रिंग टाइप वैल्यू था, अब 20 कन्वर्ट हो चुका है एक्चुअल 20 इंटीजर टाइप वैल्यू में। ये बात समझ में आ गई? तो मेरा a में ना 20 वैल्यू जाएगा, नॉट दिस, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। वैसे ही b में मेरा 19 जाएगा, ठीक। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट a नल, सॉरी a नॉट स्पेस b, ठीक है। नल नहीं है ये, ठीक। तो मेरी a में वैल्यू, a में बच्चों वैल्यू क्या है मेरी? a में वैल्यू है 20। अब यहाँ पे प्लस लगाइए और कोई स्पेस नहीं देना है हमको, ठीक है, एकदम कोई स्पेस नहीं दिया, प्लस 19। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 2019, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके दो वेरिएबल में स्टोर करा लिया है और उसके बाद उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू थोड़ा सा स्पेस ना के बराबर देके
प्रिंट करा लिया, बस यही किया इसमें, ठीक है। बस कंफ्यूज करने के लिए बच्चों आप लोग को ऐसा किया गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एरर इन जावा। ओके, तो अगर आपने टाइप्स ऑफ एरर इन जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बच्चों 3 टाइप के एरर होते हैं। कौन कौन से एरर होते हैं? 3 टाइप्स के एरर होते हैं। पहला आता है लॉजिकल एरर, पहला आता है बच्चों लॉजिकल एरर, सॉरी स्पेलिंग मिस हो गई, लॉजिकल एरर। दूसरा आता है बच्चों मेरा सिंटैक्स एरर, जो कि हम लोग से बहुत ज्यादा होती है, सारे बच्चों से, कोई बात नहीं। और तीसरा आता है रन टाइम एरर। क्या आता है बच्चों? रन टाइम एरर। ठीक, ये 3 देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एरर की बच्चों। तो देखिए लॉजिकल एरर जैसा नाम वैसा काम, ये एरर तब होता है अराइज जब हम कोई प्रोग्राम में लॉजिक ही गलत लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इवन का लॉजिक होता है कि कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाए, डिवाइड, ये लॉजिक है ना। तो आपने ये लॉजिक ही गलत इंप्लीमेंट कर दिया, तो उस टाइप की जो एरर होगी वो इसमें आएगी। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने इवेंट का लॉजिक लिखा है, इफ a मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने ये लिखा है तो ये है तो ऑड का लॉजिक, मैंने तो इवन के लिए लिख दिया, और मेरा जो आउटपुट आएगा वो इस लॉजिक के तो बेसिस पे आएगा। तो मुझे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिखेगा, लेकिन मेरा आउटपुट गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि मैंने लॉजिक ही गलत लिखा है। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है बच्चों, जहां पे हम लोग प्रोग्रामर द्वारा गलत लॉजिक लिखने की वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है मेरा क्या है बच्चों? मेरा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जब आता है ना बच्चों तो आउटपुट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें जावा बता देता है कि भाई आपने सिंटैक्स ही गलत लिख दिया। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें जरा, अगर आपको याद है टर्नरी ऑपरेटर का केस में पहले कंडीशन देते हैं, फिर कुछ इस तरह देते हैं, फिर कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू वाली वैल्यू भेजते हैं, और फिर फॉल्स वाली वैल्यू भेजते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो कोड था, लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बच्चों? ये नहीं होता है यहाँ पे, इसकी जगह होता है ये। ठीक, सपोज कर लीजिए ये और ये, इसमें थोड़ा सा ही तो डिफरेंस। अगर आपने इसकी जगह ये लिख दिया तो ये आपका आएगा सिंटैक्स एरर में। क्या किसमें आएगा? सिंटैक्स एरर में। और ये जावा आपको थ्रो आउट करके दिखा देगा कि भाई यहाँ पे कुछ एरर है। समझ में आ गया? आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है, आपको एरर शो मैसेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब आप सिंटैक्स में कुछ एरर कर देते हो तो ये सिंटैक्स टाइप का एरर हो जाता है। ठीक है, इसमें आउटपुट नहीं आता है। अब तीसरा आता है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या होता है बच्चों? थोड़ा देख लेते हैं। रन टाइम एरर होता है जैसे कि मान लीजिए बच्चों आपने ना तो सिंटैक्स एरर किया ना लॉजिकल एरर किया, आपका प्रोग्राम में लॉजिक भी सही है, सिंटैक्स भी सही है, लेकिन यूजर ने जो इनपुट दिया उसके बेसिस पे आपका प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि आपने प्रोग्राम लिखा y, सपोज कर लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि यूजर से आपको 2 वैल्यू लेनी है। ठीक है, और सिर्फ सेकंड वाली वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाली वैल्यू को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो एक n1 मान लेते हैं वैल्यू है, एक n2 है। ठीक है, तो जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो n2 को n1 को डिवाइड, मतलब कि कुछ ये होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा रन करता हूँ, तो मान लीजिए मेरे n1 में यूजर ने दे दिया है 5 वैल्यू, बट n2 में उसने दे दिया है 0। तो अब बताइए बच्चों क्या होगा? ठीक है, अगर इसको एग्जीक्यूट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमको आउटपुट ही गलत आएगा। रन टाइम कुछ एरर प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे हमको 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 0 से। तो ये केस के लिए तो हमने रेडी भी नहीं थे, इसलिए हमको क्या मिलेगा? रन टाइम एरर मिलेगा। रन टाइम है क्यों? क्योंकि ना तो मेरा सिंटैक्स में गलती है ना लॉजिक में गलती है, यूजर ने इनपुट ही गलत दे दिया। जब यूजर ने इनपुट ही गलत दे दिया तो उस टाइम जो एरर आता है उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक है, आपका प्रोग्राम कंप्लीटली रन भी नहीं होता है क्योंकि वो स्टक कर जाता है इस पॉइंट पे कि अब इसके बाद क्या होगा। इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों।
ओके ओके व्हाट आर स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ RES रेस्ट वेरिएबल या फिर रेस्ट वेरिएबल आफ्टर द फॉलोइंग इज एक्सिक्यूटेड। क्या है, मेरे पास एक कैरेक्टर CH नाम का वेरिएबल है, ओके, जिसमें कि ये 9 वाली वैल्यू जा रही है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, RES रेस्ट वाले वेरिएबल में, रेस्ट जो वेरिएबल है उसमें जा रहा है कैरेक्टर डॉट इस डिजिट CH, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो रेस्ट है ना, इसका डेटा टाइप बताइए, पहली बात तो डेटा टाइप बताइए, और क्या पूछ रहा है भैया, और पूछ रहा है कि स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू, क्या वैल्यू जाएगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लें कि सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पास क्या वैल्यू जा रही है, वो देखते हैं, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि अगर किस टाइप की वैल्यू जाएगी उससे उसका डेटा टाइप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी वैल्यू इसके अंदर जा रही है। तो यहाँ पे मेरा है कैरेक्टर क्लास, इसका है इस डिजिट मेथड, कैरेक्टर क्लास का इस डिजिट मेथड है, ये क्या है बच्चों, मेथड है, जो कि क्या करता है, वो चेक करता है बेटा कि आपने जो वैल्यू पास की है वो डिजिट है कि नहीं, आपने जो वैल्यू पास की है वो डिजिट है कि नहीं, यही चेक करता है। इस डिजिट मेथड यही करता है कि इस मेथड के अंदर आपने जो वैल्यू पास की है, इस मेथड के अंदर आपने जो वैल्यू पास की है वो डिजिट है कि नहीं, ये काम चेक करता है, ठीक है। तो अगर ये डिजिट होगी तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज ये मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। यही दो वैल्यू ये रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए अगर देख लेते हैं, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए CH में वैल्यू भेजा गया है 9 और ये CH को यहाँ पे पास किया गया, तो मतलब ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पे भेजा गया है, कैरेक्टर इस डिजिट, हमें चेक करके देखेगा क्या ये डिजिट है, इज इट डिजिट, सो यस ये डिजिट है, डिजिट है, तो ये वाला हमें मेथड रिटर्न कर देगा ट्रू। क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा बच्चों, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक। तो ये ट्रू वाली वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अब देखिए जब कोई भी वेरिएबल ट्रू और फॉल्स रिसीव अपने अंदर स्टोर कराता है तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, क्या होता है बच्चों बताइए, उसका डेटा टाइप होता है बुलियन, बुलियन होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कोई भी वेरिएबल ट्रू और फॉल्स रिटर्न, ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है तो वो बुलियन डेटा टाइप का होता है। तो मेरा पहला आंसर डेटा टाइप मिल गया हमको और ये वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ओके, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए सबसे आसान चीज, अगर मान लीजिए आपको एक भी डिफरेंस याद नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, लीनियर सर्च का लॉजिक लिख दो, बाइनरी सर्च का लॉजिक लिख दो, आपको एक नंबर तो पक्का मिलेगा, पक्का, ये तो कंफर्म है, ठीक। क्योंकि हमें डिफरेंस वाले में हमको पता है कि अगर मुझे डिफरेंस नहीं याद है तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे एक नंबर तो पक्का मिल जाएगा। अब कोई बात नहीं, अगर उस समय नहीं याद है, अभी आपके पास मौका, आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए लीनियर सर्च ना आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेड वाले पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक। बाइनरी सर्च सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेड वाले पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये बच्चों कि मेरे पास एक एरे है, ये 2 8 0 1 5, अगर ये मेरे पास एरे के अंदर है तो मैं इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये शॉर्टेड नहीं है, ठीक है। शॉर्टेड मतलब कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तभी मैं इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन लीनियर सर्च की बात है तो मैं लीनियर सर्च इस पे अप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर सर्च शॉर्टेड के लिए भी चलता है, अनशॉर्टेड के लिए भी चलता है, ठीक। अगर शॉर्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर शॉर्टेड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ऐसे भी चला दूंगा लीनियर सर्च, ठीक। तो पहला डिफरेंस हमको मिल गया बच्चों, क्या डिफरेंस है कि लीनियर सर्च शॉर्टेड और अनशॉर्टेड दोनों के लिए वर्क करता है। लेकिन बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेड के लिए वर्क करता है, इधर शॉर्टेड होना चाहिए या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देख लेते हैं,
लीनियर सर्च बिगिंस एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे दैट इज एन 0th पोजीशन, मतलब कि 0 इंडेक्स। लीनियर सर्च जब भी स्टार्ट होता है तो वो हमेशा 0th पोजीशन पे स्टार्ट होता है, मतलब कि इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक। लेकिन बाइनरी सर्च हमेशा ना मिड से स्टार्ट होता है। देखिए, दिस टेक्निक डिवाइड द एरे इनटू 2 हाफ्स एंड द डिजायर्ड डाटा आइटम इज सर्च इन द हाफ्स। ओके, अगर आपको याद होगा बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में 2 पार्ट में एरे को ब्रेक कर दिया जाता है, 2 पार्ट में एरे को ब्रेक कर दिया जाता है, 2 10 12, बाकी 3 पार्ट को अलग कर देते हैं, 2 10 12 24 26 30। तो ऐसे ब्रेक करके इन दोनों या तो इसमें ढूंढा जाता है या तो इसमें ढूंढा जाता है। बाइनरी सर्च में कुछ इस तरह होता है। तो बाइनरी सर्च में स्टार्टिंग 0th पोजीशन से नहीं होती है, स्टार्टिंग 0th पोजीशन से नहीं होती है। लीनियर सर्च में स्टार्टिंग 0th पोजीशन से होती है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट तो हम लोग ने लिख लिया। ओके, और अगर ये 2 पॉइंट में से कुछ भी भूल जाए तो एक एग्जांपल डाल दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द, हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, अब एक ये राइट ए जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। मेरे पास है मॉड के अंदर x, अच्छा ये x2 नहीं है, x टू द पावर x स्क्वायर है बच्चों, ये x स्क्वायर प्लस 2xy मॉड के अंदर है। ठीक है, तो हमको ये आउटपुट देना है, कैसे मैं दूंगा बताइए, ये आउटपुट देना है कैसे मैं दूंगा, सोच के देखिए जरा। अगर आपको पता होगा कि मुझे किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मेरे पास है एक abs math.abs करके एक फंक्शन है जो कि मेरे एब्सोल्यूट वाला काम तो कर देगा। ठीक है, अब इस एब्सोल्यूट के अंदर वाला काम करते हैं, मतलब कि ये और ये। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, x इंटू एक्स कर दे, x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट हम कर देते हैं, x इंटू एक्स तो x स्क्वायर हो जाएगा। और इस पार्ट के लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं बच्चों, इस पार्ट के लिए कुछ नहीं करते, 2 इंटू एक्स इंटू वाई कर लेते हैं, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। अब बस इन दोनों को जोड़ के इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो मेरा यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान सा चीज है। हम कुछ क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके, और हम इसमें लिख देते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 सॉरी बच्चों, हम कर देते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये कर लेते हैं। क्या मेरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये ब्रैकेट्स लगा दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आए। ठीक है बच्चों, ये मेरा लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं। राइट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या है? पहला फंक्शन है स्टार्ट्स विद, दूसरा है रैंडम। ठीक, तो ये फंक्शन अगर आपको स्ट्रिंग चैप्टर याद होगा तो हम ये फंक्शन बहुत यूज करते थे, जिसके अंदर हम चेक करते थे कि इसके अंदर जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं क्या मेरा स्ट्रिंग उसी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको एग्जांपल में याद करना है, जैसे मान लीजिए गौतम नाम का एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए, ये इसमें वैल्यू गौतम। तो अगर मैं ये करता था कि a डॉट स्टार्ट्स विथ g, तो ये मुझे या तो ट्रू देता था, या तो ये मुझे ट्रू देता था, या तो ये मुझे फॉल्स देता था। यही दो वैल्यू देता था बच्चों। ठीक, तो मेरा स्टार्ट्स विथ एक बुलियन डेटा टाइप वाला है, ये मुझे एक बुलियन वैल्यू देगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक बुलियन वाला। तो रिटर्न डेटा टाइप इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बुलियन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बुलियन। अच्छा, रैंडम, ये फंक्शन आपने यूज किया कभी? एक प्रोग्राम किया है कि प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 2 डिजिट्स? क्या ये प्रोग्राम किया है? अगर किया होगा बच्चों तो आपको ये फंक्शन का पता होगा कि रिटर्न टाइप क्या होता है। ये फंक्शन बच्चों होता है मेरा मैथ फाइल के अंदर। किसके अंदर? मैथ फाइल के अंदर मैथ डॉट रैंडम लगाते हैं। ये एक्चुअली में क्या रिटर्न करता है? ये हमें रिटर्न करता है एक डबल वैल्यू, एक
डबल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक, लाइक 24.67, ठीक। अच्छा सॉरी, ये हमको डबल वैल्यू रिटर्न करता है, बट वो जो डबल वैल्यू होती है वो 0 से 1 एक्सक्लूडेड के बीच में होती है, मतलब कि लाइक 0.27 ऐसे टाइप की वैल्यू, ठीक। 1 नहीं आपका भी रिटर्न करता, 1 नहीं रिटर्न करता, वो 0 से बड़ी वैल्यू और 0 इंक्लूडेड भी हो सकता है, 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी, सॉरी 0 से लेके 1 से छोटी वैल्यू के बीच में ये मैथ डॉट रैंडम हमें रिटर्न करता है, ठीक। बट ये वैल्यू जो होती है वो एक डबल टाइप की वैल्यू होती है, डबल टाइप की वैल्यू, डबल टाइप की वैल्यू। तो ये हमें रैंडम फंक्शन एक डबल टाइप वैल्यू देता है, ये बुलियन वाली। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है इफ द वैल्यू ऑफ बेसिक, मेरे पास एक बेसिक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 1500, ठीक। If the value of basic is 1500, what will be the value of tax after the following statement is executed? अच्छा यहाँ पे तो भाई मुझे सीधे सीधे टर्नरी ऑपरेटर दिख रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो टर्नरी ऑपरेटर में पहले यहाँ पे कंडीशंस रखते थे और ये कंडीशन ट्रू होने पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाती थी, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में है कि बेसिक अगर ज्यादा है 1200 से, क्या मेरा बेसिक की वैल्यू 1200 से ज्यादा है? बिल्कुल, क्योंकि बेसिक में यहाँ वैल्यू है 1500, तो मतलब कि बेसिक की वैल्यू ट्रू होगी। अगर बेसिक ट्रू है तो ये 200 जाएगा बच्चों यहाँ पे टैक्स के अंदर, ठीक। अगर बेसिक की वैल्यू मैं कर दूं 1000, बेसिक की वैल्यू मैं कर दूं 1000, तो फिर ये 100 जाता है इसके अंदर, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बेसिक की वैल्यू है 1500, मतलब बेसिक ज्यादा है 1200 से, तो ये मेरा 200 वाली वैल्यू टैक्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मेरे टैक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी? मेरे टैक्स के अंदर वैल्यू आएगी 200, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। give the output of the following code, give the output of the following code and mention how many times loop will execute, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। ये हमें एक int I वेरिएबल दिए हैं, int I एक वेरिएबल दिए हैं, उसके बाद इन्होंने एक लूप चलाया है जिसमें कि I की वैल्यू 5 को इनिशियलाइज कर दिया गया है और I जो है वो 1 से ग्रेटर है, ये 1 है, 1, ओके। सो मेरा कंडीशन है I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, ये मेरा कंडीशन है। और नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है? I माइनस माइनस किया है, बस यही इन्होंने लिखा है। अब कंडीशन डाला है if I मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, I मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, मतलब कि I क्या होना चाहिए बच्चों? इवन नंबर होगा, तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। तो हमको क्या करना है? कंटिन्यू कर देना है, ओके। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आई, ठीक है। हमको क्या करना है? प्रिंट आई करके कंटिन्यू कर देना है। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा लूप, हमको देखिए, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। इससे मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बच्चों। आप यहाँ पे देखिए, लूप देखिए, हमको सिर्फ पूछा गया गिवन आउटपुट ऑफ द, अच्छा आउटपुट भी पूछा, सॉरी बच्चों। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हमको आउटपुट देना और लूप भी बताना, चलिए ठीक है। सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया था कि हमें आउटपुट भी चाहिए, ठीक है। तो हम इस कोड को ही लिख लेते हैं नेक्स्ट पन्ना में और जरा इसको देखते हैं कि क्या हमको, ओके। तो हम इस कोड को जरा लिख लेते हैं बच्चों। तो कोड कुछ था नहीं, हमारे पास एक क्या था, कोड कुछ था नहीं बच्चों, ये था हमारा कोड फॉर इन, जो कि मेरा I 5 से स्टार्ट है। I हमेशा जब बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके? 1 के, और I माइनस माइनस हो रहा है। और इस लूप के अंदर मेरे पास है एक if, जो कि चेक कर रहा है I की वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमको आउट प्रिंट हो जाएगा क्या? I की वैल्यू, ठीक है। बस यही कोड था बच्चों। चलिए इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो I की वैल्यू स्टार्टिंग में है 5, I की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 5, तो मेरा 5 तो भाई बड़ा है ना 1 से, 5 तो बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम अपने कोड के अंदर आते हैं, कोड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इफ 5 मॉडुलस 2, कि मतलब कि 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरा रिमाइंडर 1 आएगा? बिल्कुल बच्चों, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा? कंटिन्यू कर दूंगा,
मैं क्या कर दूंगा कंटिन्यू, मतलब कि अब मैं इस लूप वाले पार्ट को ही स्किप करके i की वैल्यू अभी 5 के लिए था, अब मैं i माइनस माइनस कर दूंगा और i की वैल्यू अब हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। ठीक, ओके, इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, चलो अब इसको देखते हैं। i की वैल्यू हो गई 4। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, क्या मेरा 4 1 से बड़ा है बच्चों? क्या मेरा 4 1 से बड़ा है? बिल्कुल भाई, अभी भी 1 से बड़ा है, तो मेरी कंडीशन ट्रू। हम वापस लूप के अंदर आते हैं। इफ 4 मॉडुलस 2 की क्या ये बराबर है 1 के? बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये कंटिन्यू वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बच्चों। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 4, हमको आउटपुट में प्रिंट 4 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये होने के बाद i माइनस माइनस होगा और i की वैल्यू अब हो जाएगी 3, और i की वैल्यू 3 पे हम चेक करते हैं क्या मेरा 3 छोटा है 1 से, सॉरी क्या मेरा 3 बड़ा है 1 से? बिल्कुल, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर वापस आ जाएंगे कोड को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल। 3 को आप 2 से डिवाइड करिए, आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी कंटिन्यू रन करेगा, और ये पूरा का पूरा लूप स्किप हो जाएगा, और यहाँ ये कंप्लीट होने के बाद i माइनस माइनस फिर से होगा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट में देखिए बच्चों अभी सिर्फ 4 प्रिंट हुआ है। ठीक, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों। क्या कंडीशन चेक करेंगे? हम चेक करेंगे क्या 2 मेरा ग्रेटर है और इक्वल टू 1 है? बिल्कुल है, अभी भी बड़ा है 2 1 से, तो फिर जरा कंडीशन चेक कर लीजिए। क्या कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1? क्या 2 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं है, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स, कंटिन्यू मेरा फिर से वर्क नहीं करेगा। ठीक, जब मेरा कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा तो मुझे system.out.print i मिल जाएगा, तो मतलब हमें आउटपुट में 2 मिल जाएगा। जब आउटपुट में बच्चों 2 मिल जाएगा, फिर मेरा i माइनस माइनस होगा और i की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करिए बच्चों, ये लास्ट टाइम की कंडीशन ट्रू होने वाली है, इसके बाद नहीं होगी। यहाँ देखिए i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही चेक करना है। i की वैल्यू है 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के? बिल्कुल, 1 इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो हम बच्चों लूप के अंदर वापस आएंगे और जब चेक करेंगे अपना कोड, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ देखिए 1 मॉडुलस 2 क्या बराबर है 1 के? बिल्कुल, कैसे 1 के बराबर है? 2 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, 0 बार में जाएगा। ठीक, अगर मान लें 0.5 भी लेते हैं, अगर 0.5 भी लेते हैं तो 1 मॉडुलस 2, एक मिनट, सॉरी, अगर आप 0.5 बार में काटेंगे, इसको यहाँ ऐसे समझते हैं बच्चों। देखिए एक मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी इंटीजर को डिवाइड कर दें इंटीजर से, अगर हम किसी इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट भी इंटीजर ही मिलता है, आउटपुट भी इंटीजर ही मिलता है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमको मैथ्स में ये 0.5 रिटर्न करेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये रिटर्न करेगा सिर्फ और सिर्फ 0। मतलब समझे, आपने 1 को 2 से डिवाइड किया, आपको रिटर्न में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 0, नॉट 0.5। तो ये कंडीशन यहाँ पे मेरी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? 0। ये मुझे रिटर्न कर रहा है 0। ये चीज समझ में आई बच्चों? बस आपको ये समझना है कि जब हम किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमको आउटपुट ही इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, हमें आउटपुट इंटीजर ही मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा ना, 0.5 मिलेगा। लेकिन हमको जब मैंने इंटीजर को इंटीजर डिवाइड किया तो मुझे इंटीजर मिल सकता है, तो मैंने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो मुझे 0.5 एक इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट वाला लूंगा, मतलब कि 0। मतलब मैंने 1 को मॉडुलस 2 किया तो मुझे 0 मिलेगा 0। मतलब कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, हमें आउटपुट में मिल जाएगा 1। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, मेरा लूप कितनी बार चला? मेरा लूप तो 5 बार चला ही चला, लूप तो 5 बार चलेगा ही चलेगा। ठीक, बट मेरा जो प्रिंट आएगा 4 2 1। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की इसी पेपर को कंटिन्यू करेंगे और आगे की सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।